मेरी आवाज सुनो। नमस्कार, मैं कुणाल कपूर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी आवाज़ सुनो के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, अगर बात करें हमारे उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 में स्थित सेंट्रल अस्पताल की, तो ये अस्पताल कई शहर कई गाँव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह हमेशा से विवादों में रहता है और एक बार फिर से सेंट्रल अस्पताल विवादों के घेरों में आ गया है। आखिरकार क्या है ये विवाद, आइए देखते हैं। मेरी आवाज सुनो। मेरी आवाज़ सुनो की टीम ने उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सेंट्रल अस्पताल का जायजा किया। यहाँ से मरीजों की ये शिकायतें आती थी कि यहाँ पे जो उपचार है वो सही तरीके से नहीं किया जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए जब हमने सेंट्रल अस्पताल का जायजा किया तो किस प्रकार की तस्वीरें हमारे सामने आई, आइए आपको बताते हैं। हमारे शहर उल्लासनगर का सेंट्रल अस्पताल, यहाँ पे लोग दूर दराज से अपने उपचार के लिए आते हैं। सेंट्रल अस्पताल की अगर बात करें तो सेंट्रल अस्पताल कई गांव कई शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 हज़ार से ज़्यादा मरीज यहाँ पे उपचार के लिए आते हैं। सेंट्रल अस्पताल की अगर बात करें तो सरकार द्वारा मध्य वर्ग यानी कि गरीब लोगों के लिए ये अस्पताल बनाया गया है, क्योंकि जिस तरह से आज की बढ़ती महंगाई के चलते एक आम आदमी के लिए और एक गरीब आदमी के लिए प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल अस्पताल का निर्माण सरकार ने किया। यहाँ के इलाज जो उपचार होते हैं, यहाँ पे जो लोग इलाज के लिए आते हैं, अब उन इलाजों में जो है यहाँ पे बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि इलाज जो है महंगे कर दिए गए। इसके बारे में अधिक जानकारी हम लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राजू तेलकर जिससे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अब इलाज महंगे हो जाएंगे। सर, अगर बात करेंगे सेंट्रल अस्पताल की, तो यहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए, आधुनिक चीज़ें होनी चाहिए, उससे तो यहाँ पर नागरिकों को 4 हाथ होना पड़ता है। उसके बाद अब यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है दवाइयों में, इलाजों में जो है उसका बढ़ोतरी कर दी गई। तो क्या है पूरा आखिरकार मामला? यहाँ पे थाना डिस्ट्रिक्ट में से लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। शाहपुर हुआ, कसारा हुआ, टिटवाला हुआ, यहाँ से अंबरनाथ हुआ, हजीमलंग हुआ, ये ग्रामीण भाग्य से लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। कम से कम यहाँ पे समझो महीने में 10,000 लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, जो एकदम मध्यम वर्ग के लोग हैं, एकदम गरीब लोग हैं। आज 200 रुपया किलो दाल हो गई है। दाल लेने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इलाज तो दूर की बात है। आज सरकार ने इतना पैसा बढ़ा दिया है, खून टेस्ट का पैसा बढ़ा दिया, थूका टेस्ट का पैसा बढ़ा दिया है, खाट का पैसा बढ़ा दिया, केस पेपर का भी जहाँ पे 5 रुपया था वहाँ पे 10 रुपया कर दिया है। एक तरफ सरकार बैंकों में खाता खुलवा के 12 रुपया बैंकों में डालो, आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। एक तरफ उनको गरीब घोषित करते हैं और यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में पैसा बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? मतलब इलाज, मतलब आज कल ही मैंने एक पेशेंट को एडमिट किया है जी। उस लेडी का डिलीवरी हो गया है सेंट्रल हॉस्पिटल में, उसके माँ को यहाँ पे रखा है और बच्चों को मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का उसको 20,000 रुपये खर्चा बताया है। तो 20,000, और वो भी डॉक्टर ये बोला कि 2 महीना 3 महीना कितना महीना रखेंगे वो भी हमको कुछ बता नहीं सकते। तो कुछ इंजेक्शन बाहर से भी लेके आया था। रोज़ का 20,000 रुपया वो व्यक्ति खर्चा करेगा। तो लोग पहले शराब पी के आत्महत्या करते थे, आज लोगों का मतलब दवाई पानी इलाज के लिए कर्जा ले लेके वो लोग अभी आत्महत्या की तरफ भागेंगे। तो ये बहुत दुख की बात है। तो मैं बोलता हूँ उल्लासनगर की तमाम गरीब जनता जितने भी लोग हैं वो लोगों ने जागरूक होना चाहिए और इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठा के, मतलब यहाँ पे आमदार हुआ, खासदार हुआ और दूसरे नगर सेवक हुए, इस मुद्दे को जल्द से जल्द उठा के सरकार के पास इस विषय को रखना चाहिए और गरीब लोगों को फिर से यहाँ पे जो नॉर्मल चार्ज है उस चार्ज पे लाके उनको यह सुख सुविधा उपलब्ध करा के देना चाहिए। सेंट्रल अस्पताल यूँ तो कई बार विवादों में रहा है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले मरीजों का ये कहना है कि यहाँ पे उपचार के साथ साथ सुविधाएं भी नहीं मिलती। अगर बात करें यहाँ पे पीने के पानी की, तो यहाँ पे साफ पानी मरीजों को नहीं मिल पाता। साथ ही साथ सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ के शौचालयों की हालत काफ़ी खस्ता है। और अगर बात करें पूरे सेंट्रल अस्पताल की, तो स्वच्छता यहाँ पे दिखाई नहीं देती।
यहाँ पे उपचार के लिए आ रहे मरीजों के लिए सरकार ने कई सारी सुविधाएं भी रखी है, लेकिन हमेशा की तरह ही सेंट्रल अस्पताल हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। कई प्रकार के विवाद सेंट्रल अस्पताल के नाम के साथ जुड़े हैं। कई बार सेंट्रल अस्पताल की सुविधाओं को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। मेरी आवाज़ सुनो की टीम ने सेंट्रल अस्पताल का जायजा किया और जानने की ये कोशिश की कि सेंट्रल अस्पताल में जो सुविधाएं यहाँ पे आने वाले मरीजों को मिलनी चाहिए, उपचार के लिए दवाइयाँ और जो मशीनरी होनी चाहिए, क्या वो वाकई में इस सेंट्रल अस्पताल में है। वार्ड बॉय को बोला तो क्या बोला उसने? तुम लेके जाओ, मेरे को बहुत काम है बोला। वार्ड बॉय ने क्या बोला? काम है मेरे को ज़्यादा। हाँ। आप लेके जा, खुद ही लेके जाओ। दूसरा माला। हाँ, कौन से माले पे? दूसरा माले से। व्हील चेयर पे आपके वो पेशेंट? हाँ। जायजा करते हुए हमने देखा कि सेंट्रल अस्पताल की हालत काफ़ी खस्ता है। अगर बात करें सेंट्रल अस्पताल की मेंटेनेंस की, तो हमें यह भी देखने को मिला कि सेंट्रल अस्पताल की इमारतें काफ़ी जर्जर हो चुकी है और कई जगह पे तो हमें दीवारों से पानी लीकेज होता भी दिखाई दिया। हाल ही में अगर बात करें तो सरकार द्वारा सेंट्रल अस्पताल में मरीजों के लिए नए बेड्स की सुविधाएं दी है, लेकिन यहाँ पर भी सेंट्रल अस्पताल द्वारा लापरवाही देखने को मिली। जो बेड्स मरीजों के लिए लाए गए थे उन्हें वार्ड में अब तक ठीक से नहीं लगाया गया, उन्हें यूं ही कॉरिडोर्स और सीढ़ियों के बाजू में रख दिया गया है। सेंट्रल अस्पताल यूं तो हमेशा से ही विवादों में रहा है। यहाँ पर आने वाले मरीजों ने हमेशा से सवाल उठाए हैं। कई बार सेंट्रल अस्पताल के विवाद में कई संस्थाओं ने और कई नेताओं ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन सेंट्रल अस्पताल में जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, जिस उपचार के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, वो उन्हें यहाँ नहीं मिल पाती। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सेंट्रल अस्पताल की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण अस्पताल है। कई गांव, कई शहर के लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा से ही निराश होना पड़ता है। लंबे समय से सेंट्रल अस्पताल के लिए शिकायतें आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीनियर सर्जन से यहाँ से बातचीत करने की कोशिश की और जानने की ये कोशिश की कि आखिरकार समस्या है कहाँ पर, क्या कहना रहा नंदापुरकर का। आइए सुनाते हैं। अशोक नंदापुरकर सर, आपका स्वागत है हमारे मेरी आवाज़ सुनो के आज के इस एपिसोड में। सर अगर बात करेंगे तो उल्लासनगर का सेंट्रल हॉस्पिटल एक महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है, कई शहर कई गांव इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सेंट्रल हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं और कितने जो शहर और गाँव हैं यहाँ पर एक अंदाजन आते होंगे। सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर में उपचार के लिए ठाणे डिस्ट्रिक्ट का जो आधा पार्ट है वहाँ से मरीज रुग्ण आते हैं। उसमें मुरबाड, टोकावड़ा, गोवेली, कल्याण तालुका, उल्लासनगर तालुका, अंबरनाथ, बदलापुर और रायगढ़ जिला, अलीबाग डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़ जिला का कर्जत, कशेड़े, ये साइड से भी यहाँ रुग्ण उपचार के लिए आते हैं और महानगर पालिका उल्लासनगर इस क्षेत्र से भी आते हैं। सर जिस तरीके से आपने कहा कि इतने इलाकों से जो है यहाँ पे आते एक महत्वपूर्ण फिर अस्पताल माना जाता है, तो अंदाजन दिन में कितने लोग यहाँ से जो है इलाज करा के जाते होंगे और भर्ती होने के लिए आते होंगे एक अंदाजन? ओपीडी का डेली फिगर 650 से 700 एवरेज पेशेंट यहाँ ओपीडी बेसिस पर आते हैं और अपना 202 बेड का कैपेसिटी का रुग्णालय है और 202 के ज़्यादा ही एडमिटेड पेशेंट हर दिन रहते हैं। सर ये तो होगी कि किस तरीके से एक सेंट्रल हॉस्पिटल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने शहर से, इतने गांव से, इतने इलाके से लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, इतनी मात्रा में आते हैं। तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, हमेशा से ही जो है सेंट्रल हॉस्पिटल विवादों में रहा है, कई बड़े बड़े विवाद रहे हैं, तो इस बार फिर से कुछ ऐसी बातें सामने आ रही जिसकी वजह से सेंट्रल हॉस्पिटल हमारे उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 का एक बार फिर से निशाने के घेरे पे। मैं एक एक करके उस चीज़ों पे आऊँगा। सबसे पहले अगर बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं इलाज करने के लिए, लेकिन देखा जाता है कि यहाँ से पेशेंट्स को ज़्यादातर साइन में जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर छोटी सी इंजरीज भी रहेगी, अगर टाँका लगाना होगा, जहाँ उसका मेजर टाँके का कुछ होगा तो उन्हें भेज दिया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें तो सेंट्रल हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस सेवाएँ हैं वो भी लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। बाहर जो है प्राइवेट खड़ी रहती है जिसका दाम ज़्यादा रहता है, और हॉस्पिटल के अंदर की बात करें तो हॉस्पिटल में तो मेरे ख्याल से या फिर जो भी रूटीन देखे तो नहीं रहते। तो इन चीज़ों को किस तरीके से क्लैरिफाई करेंगे? नहीं, आपने दो बातें कही है कि यहाँ से पेशेंट को सायन या मुंबई उपचार के लिए भेजा जाता है, और आपका जो कहना है कि सबको भेजा जाता है वो सरासर गलत है। वो जो
डिसीज़ का या जिस कारण जिसका उपचार यहाँ नहीं होता है अपने लेवल पे, वही ऐसे ही रुग्णों को हायर सेंटर को भेजा जाता है या उनको रेफ़र किया जाता है। और आपने दूसरा बात क्या है कि एम्बुलेंस का, मेरे पास दो एम्बुलेंसेस है, वर्किंग कंडीशन में है। और जिस रुग्णों को यहाँ से ट्रांसफ़र करना है उनको आवश्यकता के अनुसार उनको दिया जाता है। और उसके साथ ही साथ 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, उनके माध्यम से 108 एम्बुलेंसेस उनको बोलते हैं। तो 108 के एम्बुलेंस भी तुरंत उपलब्ध कराई दी जाती है। और कैंपस के बाहर जो व्हीकल्स ने आपने बोला है कि रुग्णवाहिका प्राइवेट रहते हैं, हमने ट्रैफिक पुलिस को या उनको लेटर दे के कहा था कि जो रोड के बाहर या हॉस्पिटल के बाहर जो भी व्हीकल्स वहाँ पार्क हो रहे थे, उनको वहाँ नहीं खड़े रहना देना चाहिए, पार्किंग नहीं अलाउ करना है। तो फिर से हम उनको एक बार याद करने के लिए और एक लेटर भेज देंगे। सर, जिस तरीके से आपने एक बार फिर से कहा कि एक सेंट्रल हॉस्पिटल महत्वपूर्ण है, सिर्फ 2 ही एम्बुलेंस सेंट्रल अस्पताल के पास है, इमरजेंसी के टाइम पे जो है सीधी बात है कि लोगों को समस्याएं होती होगी। सर, अभी आ जाते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ है उसकी तरफ। सर, महत्वपूर्ण एक अस्पताल है, यहाँ से लोग दूर दराज से आते हैं। कुछ समय पहले ही यहाँ पे जो बेड्स दिए गए थे प्रशासन द्वारा लगाने के लिए, तो कई तस्वीरें ऐसे भी सामने आई कि बेड्स होने के बाद भी कई पेशेंट्स नीचे दिखाई दिए, जिसे बेगर्स कहते हैं। तो उनके ऊपर किस तरीके से क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे, क्यों वो नीचे रहते हैं? कोई पेशेंट को जानबूझ के फ्लोर बेड पे नहीं रखा जाता है। किस वार्ड की क्षमता के अनुसार अगर उसकी क्षमता से ज़्यादा रुग्ण एडमिट होते हैं तो कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है। उपचार नहीं देना, इसके बजाय उनको उपचार देना ज़रूरी हम समझते हैं। और जो इमरजेंसी या सीरियस पेशेंट है वो तो बेड के नीचे कभी रखा नहीं जाते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ जैसे मैंने बताया कि अलग अलग एरिया से पेशेंट आते हैं, उसके साथ में सेंट्रल हॉस्पिटल में बेगर पेशेंट की भी बहुत मात्रा में एडमिशन कराया जाते हैं। कोई सोशल वर्कर या किसी माध्यम से उनको इस रुग्णालय में लाया जाता है। और एक बार एडमिट होने के बाद उनको जो भी यहाँ एडमिट करने के लिए आते हैं वो कभी बाद में उनके तरफ डिस्चार्ज के टाइम में या कभी टाइम में उनको अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। और फिर मेरे सोशल वर्कर को हमने बार बार हिदायत दी है कि जो भी उनका ट्रीटमेंट पार्ट पूरा होने के बाद उनको उनके उचित जगह पर उनको डिस्चार्ज करने के बाद छोड़ते हैं, हम एम्बुलेंस दे के उनको छोड़ते हैं। और उनका जो नीचे रखने का जो आपका इशू है उसके बारे में इतना ही कहूँगा मैं कि उनके साथ में कोई नहीं रहता है, रिश्तेदार नहीं रहता है। और बार बार वो बेड से वो नीचे गिरते हैं। ऐसे कुछ घटनाएं वारदात पिछले समय में हुई थी, ऐसी मुझे ज्ञात है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उनको हम नीचे रखते हैं, लेकिन उनके उपचार में या उनके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहती है, इतना अवश्य मैं कहना चाहूँगा। सर, यहाँ पे जो है 2 ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये शिकायतें रहती है कि ज़्यादातर यहाँ पे लाइट बंद रहती है और इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमी है। नहीं, ये तो बात शायद किसी ने आपको बराबर नहीं बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ शटडाउन तो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है उल्लासनगर में। जो फ्राइडे का दिन है उस दिन होता है, लेकिन मेरे पास 2 जनरेटर ऑलरेडी अल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के जो भी खंडित होने के समय में कोई असुविधाएं नहीं होती है। और आपने जो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा है, 2 ट्रांसफार्मर, एक को मंदिर के वहाँ पुलिस स्टेशन के उधर एक लगा हुआ है। ये जो आप ओपीडी के सामने जो ट्रांसफार्मर की आप बात कर रहे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के स्कीम्स के अनुसार रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो वहाँ नया मशीनरी आने वाली उसके लिए वो बनाया गया है। तो फिलहाल वो विभाग का जो भी कंस्ट्रक्शन का या उसका काम फिलहाल बंद है, इसीलिए वो शायद आपको ऐसा लगता हूँ। सर, ये सवाल मैंने इसके लिए किया था क्योंकि यहाँ पे जो एक पोस्टमार्टम रूम है जहाँ पे पोस्टमार्टम किए जाते हैं सर, तो वहाँ पर जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती है, जैसे कोई लावारिस डेड बॉडी मिली या फिर उसका पोस्टमार्टम करने के बाद जब वहाँ पे रखी जाती है, तो सर वहाँ पे कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमें मिली है कि जिसमें फ्रीज़ करने के लिए रखी जाती है ताकि जो जम्स ना फैले, तो वो दोनों कूलिंग बंद थे। तो इन चीज़ों को रख के मैंने सवाल किया था, जो कि कुछ समय पहले मेरे ख्याल से वो तकलीफ़ें सामने आई थी।
नहीं, आपने वो जो कोल्ड स्टोरेज का शायद आपका इशू रहे हो सकता है आपके बताने से। ऐसा वो मशीनरी पूरा बंद है और अंदर डेड बॉडीज़ ख़राब हो रहे हैं, ऐसा तो इशू नहीं हुआ था। कुछ समय के लिए एक मशीन में बिगाड़ या उसमें जो थोड़ा सा रिपेयर चालू करना ज़रूरी था, इसके लिए था। लेकिन दूसरी 2 मशीन से वहाँ अल्टरनेटिव चालू रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह से वर्किंग है। डेड बॉडी का कैसा रहता है कि जो भी अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ हैं उनको विदिन 7 डेज़ पुलिस प्रशासन या महानगर प्रशासन के सहायता से उनको आगे का जो भी डिस्पोजल करना पड़ता है। तो उसी में हम उस काम में हमें थोड़ा दिक्कत आती है। और कैसा रहता है कि ज़्यादा डिकम्पोज डेड बॉडी रखने के लिए अलग तरीका का सेटअप रहना चाहिए। अपने पास उतना एडवांस सुविधा वाला कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इसलिए यहाँ 7 दिन के पहले या 7 दिन तक डेड बॉडी का अगर डिस्पोजल पूरी तरह से समय पर होता है तो ये प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। साफ़ सफाई पे आ जाते हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा अस्पताल है। अगर यहाँ पे मरीज़ जब ठीक होने के लिए आते हैं तो सीधी सीधी बात है कि जब मरीज़ आते हैं यहाँ पे तो स्वच्छता भी होनी चाहिए, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे भी आई कि जो है यहाँ पे साफ़ सफाई में लापरवाही देखी जाती है। और अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी कई जगहों पे लीकेज देखे गए हैं। अब पूरी रात पानी बहता रहा है वहाँ पर। साफ़ सफाई रुग्णालय में कंटिन्यूसली हम 3 शिफ्ट में करते हैं। पेशेंट के साथ में जो रिश्तेदार आते हैं, एक पेशेंट के साथ में कम से कम 3 या 4 अगर रिश्तेदार आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी एट ए गिवन टाइम यहाँ 200 के ऊपर ही पेशेंट एडमिटेड रहते हैं। तो उनके साथ के जो रिश्तेदार है वो भी वहाँ खाना खाएंगे, वही थोड़ा सा गंदगी कर देंगे। तो फिर भी हमारे कर्मचारी साफ़ सफाई पूरी तरह का करने की कोशिश करते हैं और साफ़ सफाई हम रखते हैं। बिल्डिंग का कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन है, ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, पुरानी बिल्डिंग है, 2 पार्ट है हॉस्पिटल की, एक नया बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग। तो पुरानी बिल्डिंग में साफ़ सफाई के लिए कुछ दिक्कतें ज़रूर आती है। जैसे देखा जाए जो फ्लोरिंग अगर आप देखें तो मोज़ेक टाइल्स टाइप के वो फ्लोरिंग है, जैसे कि अभी कहाँ आपको नहीं नजर आएंगे, वो साफ़ सफाई करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। लेकिन फिर भी मेरे साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी साफ़ सफाई करते हैं। उनको जो भी आवश्यक सूचना है हम देते हैं। मुकादा में एडिशनल सिविल सर्जन उनके साफ़ सफाई के ऊपर कंट्रोल करते हैं या सुपरविजन करते हैं। सर, जाते जाते एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूँगा। ये सवाल कि सेंट्रल हॉस्पिटल महत्वपूर्ण है, आपने सारे आंकड़े बताए कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए, उपचार के लिए, सारी चीज़ें उसी पर ही। तो कहीं ना कहीं ये भी बात जो है बातचीत करने में सामने आई कि जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक सेंट्रल अस्पताल में, क्योंकि महत्वपूर्ण है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर कम है। इसे डिनाई नहीं कर सकते सर। आपने पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें अगर यहाँ से नहीं हो पाती तो सेंट्रल में बाहर जो है शिफ्ट कर दिया जाता है उन्हें। जैसे कि मैंने अभी स्टिचिंग्स की बात की, जब टाँके लगाने रहते हैं तो उसके लिए भी मेजर के लिए भी बाहर भेजना पड़ता है। नहीं, मैंने पहले भी ऐसा नहीं बोला था कि खाली टाँके लगवाने के लिए पेशेंट को बाहर भेजा जाता, ऐसा नहीं होता है। यहाँ ये रुग्णालय के स्तर पर जो भी उपचार करना जरूरी है, उसके बावजूद अगर उस रुग्ण को अधिक उपचार की या हायर सेंटर के फैसिलिटी की ज़रूरत आवश्यकता अगर ट्रीटमेंट करने वाले मेडिकल अफसर को लगी तो वो टाइम में रेफ़र करते हैं। और दूसरा आपने बताया कि फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो 202 या 200 बेड का जनरल हॉस्पिटल ये है, इस हिसाब से जो फैसिलिटी यहाँ 15 स्पेशलिटी का जो सर्विसेज अवेलेबल होना चाहिए वो पूरा के पूरा तरह है। फिर भी जो सुपर स्पेशलिटी या अधिक ज़्यादा सीरियस पेशेंट के टर्शरी केयर बोलते हैं उसको, मेडिकल कॉलेज या कॉरपोरेशन कॉलेज में भेजना पड़ता है। उसके लिए तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पेशेंट रेफ़र हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि उल्लासनगर से ही जाते हैं। वो आवश्यकता पेशेंट के उपचार की आवश्यकता के अनुसार उसका किस स्तर पर उसका उपचार करना है वो डिसीजन लिया जाता है। नंदापुरकर जी का कहना यह है कि यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं उन्हें सुविधाएं बरोबर मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल ये भी उठने लगा है कि सरकार द्वारा जिस तरीके से सेंट्रल अस्पताल के उपचार के ऊपर बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसकी वजह से आम जनता को आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार क्या है ये उपचार की बढ़ती हुई जो परिस्थिति है, आइए जानते हैं। सेंट्रल अस्पताल की सुविधाओं को लेकर हमेशा से ही विराम चिन्ह लगते रहे हैं। अब एक और समस्या ने यहाँ पर जगह बना ली है।
वो समस्या ये, यहाँ पर उपचार कराने के लिए जो मरीज आएंगे अब उन्हें यहाँ पर आर्थिक परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा सेंट्रल अस्पताल के उपचार में वृद्धि कर दी गई है, जिस वजह से यहाँ पे आने वाले गरीबों को आने वाले समय में और भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। सेंट्रल अस्पताल में जब हमने सीनियर सर्जन नंदापुरकर से बातचीत की तो कई बातें ऐसे सामने आई जो कि चौंका देने वाली थी। इस पूरे सेंट्रल अस्पताल में अगर बात करें तो मात्र 2 ही एम्बुलेंस है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे यूज होती है। के कोणार्क के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करता है, हर लोगों ने जागरूक होना चाहिए, नहीं तो लोग आज तो समझो प्रदूषण इतना दूषित हो गया है कि हर व्यक्ति मतलब बीमार सा ही लगता है। थोड़ा भी बीमार समझो होता है, बुखार भी आता है तो उसको डॉक्टर खून पेशाब और इसका मतलब टेस्ट लिख के देता है। तो इसमें बढ़ोतरी हो गई तो एकदम मतलब गरीब लोग के ऊपर बहुत सारा अन्याय हो जाएगा। बहरहाल अगर बात करेंगे तो सरकारी अस्पताल यानी सेंट्रल हॉस्पिटल में यहाँ पे जो लोग इलाज कराने के लिए आते हैं वो गरीब घरों के होते हैं, मध्य वर्ग के लोग होते हैं और दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। पहले अगर बात करेंगे तो सेंट्रल अस्पताल उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के, तो यहाँ पर जो उपचार के लोग आते थे तो उन्हें जो है यहाँ पर चीज़ें ना होने की वजह से शिफ्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कि यहाँ पर टेस्टिस हुआ करते थे, जैसे कि अगर बात करेंगे ब्लड टेस्ट की या फिर थूक के टेस्ट की या किसी भी तरीके के उपचार की यहाँ की बात करेंगे तो इसमें सरकार द्वारा जो बढ़ोतरी की गई है इससे आम जनता को जो यहाँ पे आएंगे इलाज के लिए उन्हें जो है तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान देना होगा, नहीं तो यहाँ पे आने वाले जो मरीज हैं जो कि गरीब वर्ग से आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफें होगी और प्राइवेट अस्पताल का जो खर्चा नहीं उठा सकते तो आगे चल के उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ ज़रूर होगी। सेंट्रल अस्पताल की हमेशा शिकायत रही है कि यहाँ पर कि सेंट्रल अस्पताल में लोड शेडिंग की वजह से कई बार ओपीडी में परेशानियाँ हुई है। ऐसे में यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर्स का निर्माण किया गया, लेकिन अभी भी जो समस्या लोड शेडिंग की थी वो कम नहीं होती। कई सोशल संस्थाओं ने, कई नगर सेवकों ने, कई पॉलिटिशियंस ने और कई लोगों ने सेंट्रल अस्पताल की लापरवाही के लिए आवाज़ उठाई है। बहरहाल लंबे समय से सेंट्रल अस्पताल यूं ही विवादों में रहा है। अब देखना यह है कि किस प्रकार की सुविधाएं ये लोगों तक पहुंचाता है और जो कि लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अस्पताल है ये लोगों के लिए कितना कारगर साबित होता है। सरकार द्वारा सेंट्रल अस्पताल की नींव इसलिए रखी गई थी ताकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें उपचार के लिए सुविधाएं मिल पाए, क्योंकि गरीब वर्ग के लोग प्राइवेट अस्पताल में उपचार नहीं कर सकते। लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पे सेंट्रल अस्पताल में उपचार के लिए रहनी चाहिए वो यहाँ पे नज़र नहीं आती। लंबे समय से विवादों में रहा ये सेंट्रल अस्पताल अब तक विवादों में घिरा हुआ है। अब देखना यह है कि ये विवादों से कब बाहर होता है और यहाँ पे आने वाले जो उपचार कराने के लिए जो मरीज आते हैं उनकी समस्याएं कब हल होती है। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। मेरी आवाज़ सुनो।